ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 विषयांक चैप्टर नंबर 12 रानी, साहित्य प्रकार है रेखा चित्र, लेखिका है महादेवी वर्मा। उसका हम लेक्चर 1 में आज अभ्यास करेंगे। आज हम पेज नंबर 49 एंड 15 पर जो लेसन है उसका भाग 1 में हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 49 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा लिखित रेखा चित्र रानी, लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त करते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907, निधन सन 1583 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नील भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाले सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अपना अनुकंपा वर्षण करने वाले छाया युग की अप्रतिम रचनाकार यह महादेवी वर्मा है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही न रही किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार यानी रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महाविद्यालय विश्वविद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सोच गीत, तीर्थशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ प्रस्तुत रेखा चित्र रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी, तो घोड़ी रानी का नाम है, बराबर। नेवला निक्की और रोजी कुत्ती का नाम है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम झलकता नजर आता है। तो आइए पढ़ते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र रानी। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखिए। तो सबसे मेरा विषय वस्तु का पहला पॉइंट है गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी अधिकता। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गद्धों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। ज्ञान वर्धन करना यानी ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना, और घूमते देखा था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उसे क्या बोलते हैं शब्द समूह के लिए? जिज्ञासा, जानने की इच्छा का समाधान यानी हल उत्तर था। इन्हें विलायत यानी विदेश इंग्लैंड में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक यानी जबानी स्मृति पत्र यानी याद दिलाना, मेमोरेंडम स्मृति पत्र बोलते हैं,
दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना एक अन्याय की बात है, तो अब घोड़े पर बैठने की इच्छा हुई। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहोगे साथ ठेलाम ठाल यानी भीड़ भाड़ धक्का मुक्की के उपरांत। तो ठेलम ठाल का अर्थ क्या होगा? भीड़ भाड़ धक्का मुक्की के उपरांत मैंने अगवा होकर यानी आगेवान होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्र स्तोत्र यानी सदा बहने वाला प्रवाह मुझे बोलते हैं वज्र स्तोत्र। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू यानी छोटा घोड़ा आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला, उसे साइस बोलते हैं, वो रखा गया। तो साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला और अज्र स्तोत्र यानी सदा बहने वाला। साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला। अब उसके घर में रानी घोड़ी आई जिसका नाम रानी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित यानी भयभीत हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था, बराबर। तो कान खींचना यानी सजा देना, चेतावनी देना, यह मुहावरा है। देश निकाल देना यानी देश में निकाल देना, मुहावरा, दुआ या मुहावरा। तो हमारे कान भी खींचता था और चेतावनी देता था, और हमारे खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिसमें हम रोजी और निकी के साथ, बराबर, रोजी यानी कुत्ती का नाम था और निकी यानी नेवला के साथ कुत्ते के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और प्रसन्न कहते घूमते रहे, रुष्ट रहना, उनसे खुश न होना, निराश होना। परंतु अंत में उससे हमारी मित्रता प्राप्त हो ही गई। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी कहानी सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदयी हो गए। सहृदयी यानी दयालु। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना यानी सोच करते ही हमारी सारी ईर्ष्या जलन और सारा रोष यानी गुस्सा, क्रोध, करुणा यानी दया में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। अब रानी के सौंदर्य की बात आती है। रानी का सौंदर्य कैसा है? वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी हुई थी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग तो रानी के सौंदर्य का वर्णन है, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल, अयाल यानी घोड़े के गर्दन पर के बाल, उसे अयाल बोलते हैं। ये पूछा जाता है, अयाल किससे बोलते हैं? तो घोड़े के गर्दन पर के छोटे बाल, अयालो, घोड़े के गर्दन पर के बाल, उसे अयाल बोला जाता है। आप याद रखिए। तो अयाल का गुच्छा
बड़ी काली स्वच्छ, पेज नंबर 50 पर। और पारदर्शी यानी आर पार देखा जा सके, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। आंखें लाल नथुने जिन्हें खुला खुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत यानी घायल नहीं होता था। क्षत विक्षत यानी घायल। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोर छल यानी मोर की पूंछ से बना हुआ झाड़ू के समान उठती रहती और गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी अपनी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे कि अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष यानी सामने होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। अब रानी उन सब की मित्र बन जाती है। छोटी क्यों न हुई, अगर छोटी होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल घोड़े के लिए बना हुआ अस्तबल, घोड़े को जहाँ रखा जाता है अश्वशाला बोलते हैं, तो अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता यानी अव्यवस्था का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़ा और घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे, बराबर, एक खुली अलमारी और कई आते ताक यानी वस्तुएं। उन्हीं में हमारा स्वच्छ या विस्थापित यानी अपनी इच्छा से अपने स्थान से हटाया हुआ और शरणार्थी खिलौनों का परिवार वहां स्थापित होने लगा था। उस अलमारी में उसके खिलौने रखे गए थे। रानी की गर्दन में झुलझुल कर उसके कान और अयाल यानी गर्दन के बाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पेट पटकने और हिन हिनाने लगती। घोड़ा जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? हिन हिनाना। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन होने पर भी गिरने का भय न हो। घोड़े के ऊपर जो चमड़े का होता है बैठने के लिए बनाया गया उसे जीन बोलते। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से अब मनमानी भारी पड़ेगी, बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होने लगे। आरूढ़ यानी सवार होना। तो बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन जो साइंस यानी घोड़े की रखवाली के लिए रखा गया था वह साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही यानी विरोधी प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झुलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष नहीं मिलता था। संतोष यानी शांति। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक यानी अव्यवस्था प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध यानी ज्ञान न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। तो यहाँ लेखिका रानी की किस तरह देखभाल करती है और उसकी कैसे गाढ़ मित्र बन जाती है और अपने घर में कैसे नेवला पाला था।
कुतिया पाली थी और अब इस घोड़ी को भी पाल रही है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं, सब उसके घर में रहते हैं परिवार बनकर। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था नेवला, रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ जाती थी और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठे थे मानो मयूर सिंहासन पर आरूढ़ हो। बराबर? तो निक्की नाम का नेवला और रोजी नाम की कुत्ती भी उसके साथ मौज मस्ती करती थी। तो निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठे थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन। यानी मोर के आकार का बना हुआ सिंहासन, मोर के आकार का बना हुआ सिंहासन पे क्या बोलेंगे? मयूर सिंहासन पूछा जाता है शब्द समूह के लिए एक शब्द में। तो मनमानी भारी पड़ी। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी यानी खुली पीठ पर अयाल घोड़े के गर्दन पर के बाल पकड़कर बैठने वाले को वह दुलकी यानी धीमी चाल, दुलकी यानी धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी सोटी उसके पैरों पर जोर से मारी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहट घायल हो गया था। कोई दुखद स्मृति यानी याद उसे उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो, यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित न था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रस्तर प्रतिमा नहीं, पत्थर की मूर्ति हो, ऐसे खड़ी रह गई बेचारी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण दयाजनक पश्चाताप भरी पछतावा भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनाने लगी कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो पशु को भी कितनी मनुष्य के प्रति करुणा होती है, इसलिए मनुष्य पशु पक्षियों को पालता है। पशु सभी समझता है एक दूसरे की भावना को, इसलिए हमें कभी उस पर अत्याचार करना नहीं चाहिए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले, सिंह का मुंह वाले कड़े, सीना मुड़ा वाला कड़ा, हाथ में पहनने का कड़ा पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क यानी सावधान कणों में वलय यानी कंकण छल्ला की तरह पहना आए और उसके कानों में दोनों कड़े पहना आए। बराबर? कंकण वलय की तरह उसके कानों में उसे पहना आए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक पेज नंबर 49 और 50 तक हमने अभ्यास किया। बाकी का जो अभ्यास है, थोड़ा सा लेसन तो बाकी है, पेज नंबर 51 और स्वाध्याय वो हम अगले पीरियड में उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आए हुए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। पेज नंबर 49 और 50 पर जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। अधिक यानी अधिकता, ज्ञान वर्धन करना यानी ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना।
जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, समाधान यानी हल निकालना, विलायत यानी इंग्लैंड, मौखिक यानी जवानी, स्मृति पत्र यानी याद दिलाना, बराबर, याद दिलाना। ठेलम यानी भीड़भाड़ इकट्ठा उनकी, अजरस्त यानी सदा रहने वाला, मुंह से। साइंस यानी घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति, आतंक यानी भयभीत, गाथा यानी कहानी, सदा यानी दयालु, ईर्ष्या यानी जलन, रोष यानी क्रोध, करुणा यानी दया। अयाल यानी घोड़े के गर्दन पर के बाल, जो घोड़ा होता है उसके गर्दन पर के जो बाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अयाल। फिर पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके, क्षत विक्षत यानी घायल, मूर्छल यानी मोर की पूंछ से बना झाड़ू, अराजक यानी अव्यवस्था, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से, विस्थापित स्थापित यानी अपने स्थान से हटाया हुआ, आरूढ़ यानी सवार, बोध यानी ज्ञान, मयूर सिंहासन यानी मोर के आकार का बना हुआ सिंहासन, उसे क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन। फिर दुल्की यानी धीमी, आहत यानी घायल, स्मृति यानी याद, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, प्रस्तर प्रतिमा यानी पत्थर की मूर्ति, पश्चाताप यानी पछतावा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क के अंदर यही 2 पेज के जो शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यही शब्दार्थ आपको होमवर्क में करके रखना है। ये सब शब्दार्थ लिखकर आपको होमवर्क बुक में लिखकर अपने ग्रुप में रखना है। बाकी का अभ्यास इस पाठ का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो पाठ अधूरा है वो पूरा करेंगे और आगे का स्वाध्याय देखेंगे। अस्तु।